हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास अकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद एवं बेल्जियम की समझदारी के बारे में। और इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार श्रीलंका एवं बेल्जियम दोनों देश सत्ता की साझेदारी की जो मांग थी लोगों की, उसका अपने अपने तरीके से किस प्रकार समाधान निकालते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में। और विद्यार्थियों, इसमें हम यह देखेंगे कि जो सिंगली जो समुदाय के लोग हैं जो श्रीलंका में मेजोरिटी में हैं, वो किस प्रकार सत्ता में आकर बाकी अन्य नागरिक जो कि श्रीलंकाई तमिल हैं उन पर किस प्रकार अपने जो कानून होते हैं उनको लागू करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सन 1948 में जो श्रीलंका होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जिस प्रकार भारत अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक उसी प्रकार श्रीलंका भी क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। सन 1948 में जो श्रीलंका देश जो होता है उसको आज़ादी मिलती है, वह स्वतंत्र होता है। जो सिंगली समुदाय के लोग थे श्रीलंका के अंदर, वो क्या थे, मेजोरिटी में थे, यानी कि संख्या में वो ज़्यादा थे और बौद्ध धर्म का पालन वो किया करते थे, यानी कि वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो जो सिंगली समुदाय के नेता होते हैं बहुसंख्यक यानी कि मेजोरिटी में ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, अपनी लोकतांत्रिक सरकार बना लेते हैं। विद्यार्थियों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहा जाता है? ऐसी सरकार जिसमें नागरिक किसी भी देश के क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी कि अपना जो प्रतिनिधि होते हैं उसको वो चुनते हैं और उसको वे क्या बना देते हैं, अपना नेता बना देते हैं, नेता घोषित कर देते हैं। तो ऐसी सरकार जिसमें ऐसा हो वह सरकार कही जाती है लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जिस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होती है, ऐसा देश कहलाता है लोकतांत्रिक देश, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ठीक उसी प्रकार श्रीलंका में भी क्या थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो किन नेताओं ने बनाई थी, सिंगली समुदाय के नेताओं ने बनाई थी। तो सिंगली समुदाय जो थे वो श्रीलंका में क्या थे, मेजोरिटी में थे। तो सरकार किन्होंने बनाई, सिंगली समुदाय के लोगों ने बनाई। तो सिंगली समुदाय की जो प्रभुता है उसको कायम करने के लिए, कायम रखने के लिए और बहुसंख्यक होने की वजह से क्या किया, जो सिंगली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कई कदम उठाए। कई ऐसे उन्होंने कदम उठाए जिससे कि सिंगली समुदाय की जो प्रभुता है उसको कायम रखा जा सके। तो क्या ऐसे कदम उठाए कि सिंगली समुदाय की प्रभुता कायम रखी जा सके? सन 1956 में जो सिंगली समुदाय के नेता होते हैं वो एक कानून लेकर आते हैं। और विद्यार्थियों, उस कानून में किन किन बातों को बताया गया था, देखते हैं यहाँ पर हम कि किन किन बातों को सन 1956 के आए हुए कानून में बताया गया था। सबसे पहला ये था कि जो तमिल जो भाषा थी, यानी कि श्रीलंका में रहने वाले जो श्रीलंकाई तमिल थे वो तमिल भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो जो तमिल भाषी लोग थे उनकी जो तमिल भाषा थी उसको क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, यानी कि उसको कोई वैल्यू ही नहीं दी गई। और सिंगली भाषा को क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। सन 1956 के जो कानून थे उसमें यह पहली बात कही गई कि जो तमिल भाषा है उसको साइड में किया जाए, उसको दरकिनार किया जाए, यानी कि उसको कोई भी महत्व ना दिया जाए। और जो सिंगली भाषा है उसको क्या कर दिया गया, राजभाषा घोषित कर दिया गया। सेकंड, यह कहा गया कि जो विश्वविद्यालय हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें जो प्राथमिकता है वो किनको दी जाए, सिंगली लोगों को दी जाए, यानी कि जो सिंगली समुदाय के जो लोग हैं उनको क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई, किन में, विश्वविद्यालयों में और सरकारी नौकरियों में। इसके लिए जो तमिल भाषी जो लोग थे यानी कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। यानी कि सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि जो प्रायोरिटी है सबसे पहले किसको दी जा रही है, सिंगली समुदाय के लोगों को दी जा रही है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि बौद्ध मत को क्या दिया गया, संरक्षण दिया गया। यानी कि आप ये जानते हैं कि सिंगली समुदाय किस धर्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। तो क्यों ना सिंगली समुदाय के नेता क्या करेंगे, उनकी खुद की सरकार है, खुद की उन्होंने क्या बना रखी है, निर्वाचित सरकार बना रखी है, तो वो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। तो इन 3 पॉइंट्सों में ये बताया गया है कि सन 1956 में जो कानून आया था उनमें ये 3 बातें कही गई थी कि तमिल भाषा को दरकिनार किया जाए और सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया जाए। सेकंड है कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में क्या किया जाए, प्राथमिकता किनको दी जाए, सिंगली समुदाय के लोगों को दी जाए।
थर्ड है कि बौद्ध मत को क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। वो इस वजह से क्योंकि जो सिंगली समुदाय के लोग थे वो बौद्ध धर्म का पालन किया करते थे। अब विद्यार्थियों, इस 1956 में आए कानून से श्रीलंकाई तमिलों पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही गहरा और बुरा प्रभाव पड़ा इस चीज़ का श्रीलंकाई तमिलों पर। विद्यार्थियों, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों से, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों से वो जो श्रीलंकाई तमिल थे वो क्या थे? नाराज़ थे और बेगानेपन थे। यानी कि वो अपने आप को अलग थलग सा महसूस करने लगे थे। श्रीलंका में ही रहते थे लेकिन अपने आप को एक अलग थलग सा महसूस करने लगे थे, कटा कटा सा महसूस करने लगे थे। और वो किन चीज़ों को देख रहे थे कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों की जो नेतृत्व वाली सरकार है, यानी कि जो सिंगली समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो निर्वाचित सरकार बना रखी है, जो उनकी खुद की लोकतांत्रिक सरकार है, वो तमिल भाषी लोगों की भाषा और संस्कृति को क्या कर रहे थे? दरकिनार कर रहे थे। उसका उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं था। यानी कि सिंगली समुदाय के जो नेता थे वो श्रीलंकाई तमिलों की भाषा और संस्कृति को लेकर क्या थे? असंवेदनशील थे। तो श्रीलंकाई तमिलों पर पहला प्रभाव ये पड़ा। सेकंड है कि संविधान में और सरकार की नीतियों में, संविधान और सरकार की नीतियों में जो राजनीतिक अधिकार हैं, उनसे वंचित किया गया किनको? श्रीलंकाई तमिलों को। थर्ड है कि नौकरियों और अन्य फ़ायदों में जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनको अनदेखा किए जाने लगा, उनसे भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किए जाने लगा और विद्यार्थियों क्या किया गया? उनके हितों की अनदेखी की गई। तो श्रीलंकाई तमिलों पर ये 3 प्रभाव पड़े कि सबसे पहला कि बौद्ध धर्मावलंबी जो सिंगलियों नेतृत्व वाली जो सरकार थी वो श्रीलंकाई तमिलों की भाषा और संस्कृति को लेकर क्या थी? असंवेदनशील थी। यानी कि उनकी जो भाषा और संस्कृति थी उनका श्रीलंकाई तमिलों की भाषा और संस्कृति पर उनका इस पर कोई ध्यान नहीं था, अर्थात वो इसके प्रति संवेदनशील नहीं थे। सेकंड है कि संविधान एवं सरकार की जो नीतियां हैं उनमें श्रीलंकाई तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से क्या किया गया था? विद्यार्थियों, वंचित कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट है कि नौकरियों और अन्य फायदों में जो श्रीलंकाई तमिल हैं उनको अनदेखा किया जाने लगा, उनसे भेदभाव किया जाने लगा और उनके हितों की क्या की गई? अनदेखी की गई। तो विद्यार्थियों, सिंगली समुदाय के नेताओं के द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनके क्या परिणाम निकले, इनको आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है कि जो सिंगली समुदाय के जो लोग थे और जो श्रीलंकाई तमिल थे, उन दोनों के बीच में जो आपसी संबंध थे वो क्या हो गए? विद्यार्थियों, बिगड़ते चले गए। यानी कि उनमें जो आपसी टकराव की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे करके क्या होती चली गई? बड़ी होती चली गई। सेकंड पॉइंट है कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने क्या कर ली? अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। पहले जो सिंगली समुदाय के लोग थे उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, लेकिन श्रीलंकाई तमिलों की अपनी खुद की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। लेकिन इन कानूनों के चलते श्रीलंकाई तमिलों को ऐसा लगा कि हमारे जो हित है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके प्रति जो सिंगली समुदाय के नेता हैं वो संवेदनशील नहीं है, उनका हमारी भाषा और संस्कृति के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है। तो इस कारण श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और इसके चलते सन 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका, ये उत्तर पूर्वी श्रीलंका वह क्षेत्र है, वह एरिया है जहाँ पर श्रीलंकाई तमिल रहा करते थे। तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में 1980 के दशक तक क्या हुआ? स्वतंत्र तमिल एलम के नाम से कई राजनीतिक संगठन बने। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल एलम के नाम से कई राजनीतिक संगठन बने, कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन हुआ। थर्ड पॉइंट है कि ये जो 2 समुदाय थे, यानी कि सिंगली समुदाय और श्रीलंकाई जो तमिल थे, इन लोगों के बीच में जो आपसी टकराव की स्थितियां थीं, इनमें जो अविश्वास जो पैदा हो गया था, उसके चलते ये जो टकराव है ये किस में परिवर्तित हो गया? गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया, यानी कि सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। हजारों लोग मारे गए, कई परिवार मुल्क छोड़कर भाग गए, यानी कि ये परिवार श्रीलंका को छोड़कर कहाँ चले गए? बाकी के अन्य देशों में चले गए। भारत में भी कई लोग आए थे और भारत में आकर क्या बन गई है? शरणार्थी बन गए। कई परिवारों की जो रोजी रोटी थी वो चौपट हो गई। तो यह प्रभाव पड़े इन कानूनों के। जो सिंगली समुदाय के नेता थे उनका श्रीलंकाई तमिलों के ऊपर कोई ध्यान नहीं था और इससे क्या हुआ? सिंगली समुदाय और श्रीलंकाई तमिलों के बीच में क्या हुआ? अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई और यह जो टकराव था इतना बढ़ गया कि गृह युद्ध में ये कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। हजारों लोग मारे गए, कई परिवार मुल्क से भाग गए और कई अन्य देशों में वो शरणार्थी बन गए और परिवारों की क्या हो गई? रोजी रोटी चौपट हो गई। लास्ट है कि इससे और क्या प्रभाव पड़ा श्रीलंका के ऊपर? श्रीलंका की जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन है, श्रीलंका का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन है उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। फाइनली विद्यार्थियों क्या हुआ कि सन 2009 में 2009 के अंदर ये जो गृह युद्ध था उसका क्या हुआ? फाइनली अंत हुआ और जो स्थितियाँ
पहले इतनी खराब हो चुकी थी सिंगली समुदाय और श्रीलंकाई तमिलों के बीच में, अब वो सारी धीरे धीरे करके अब सामान्य होने लगी। तो आइए विद्यार्थी समझते हैं कि श्रीलंका में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो सत्ता के बंटवारे की जो मांग थी, इस समस्या का समाधान करने के लिए जो रास्ता श्रीलंका में अपनाया गया था, क्या वही रास्ता बेल्जियम के नेताओं ने अपनाया? तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, बेल्जियम के नेताओं ने जो रास्ता श्रीलंका में अपनाया गया था इस सत्ता के बंटवारे की मांग को लेकर, वह रास्ता बेल्जियम ने नहीं अपनाया। यानी कि बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से हटकर एक नया रास्ता अपनाया। तो वो रास्ता क्या था, अब हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, अपने देश के क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को क्या किया, सबसे पहले स्वीकार किया। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को पहले स्वीकार किया कि हमारे देश में क्या है, क्षेत्रीय अंतर हैं और सांस्कृतिक विविधताएं मौजूद हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सन 1970 से लेकर 1993 तक जो बेल्जियम का संविधान था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम का था, उसमें उन्होंने सन 1970 से लेकर 1993 तक क्या किए विद्यार्थियों, 4 संशोधन किए, 4 अमेंडमेंट किए। यहाँ पर मैंने उन 4 अमेंडमेंट को बताया हुआ है कि कौन कौन से जो संविधान में संशोधन थे सन 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम के सरकार ने किए। तो आइए समझते हैं। पहला है कि केंद्रीय सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच भाषी जो नेताएं हैं, डच और फ्रेंच भाषी जो नेता हैं उनकी क्या कर दी गई, संख्या को समान कर दिया गया। यानी कि डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जो 2 अलग अलग समुदाय थे उनके नेताओं की संख्या क्या कर दी गई, केंद्रीय सरकार में समान कर दी गई। इससे विद्यार्थियों को काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा कि यदि कोई भी विशेष कानून बनता था तो जो सांसद हुआ करते थे उनका बहुमत एक पक्ष में होना बहुत ज़रूरी था, और ऐसा हुआ भी। यदि नेताओं की संख्या, डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले नेताओं की संख्या अगर समान कर दी जाए और विशेष कानून अगर बनाया जाए तो उसके लिए सांसदों का बहुमत एक पक्ष में होना तय हुआ। यानी कि सांसद जब एक पक्ष में हुआ करते थे, यानी कि बहुमत में हुआ करते थे, तभी क्या होता था, विशेष कानून बनता था। तो इससे यह रिजल्ट निकला कि एक तरफा फैसला नहीं होता था, यानी कि डच भाषा या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों के ही पक्ष में फैसला नहीं हुआ करता था। यानी कि दोनों समुदायों की जो बातें थीं उनको एक साथ रखा जाता था। सेकंड पॉइंट है कि जो केंद्र सरकार है इसने क्या किया, अपनी शक्तियां जो थीं वो राज्य सरकारों को बांट दी। यानी कि क्षेत्रीय सरकारों का गठन हुआ, यानी कि क्षेत्रीय सरकारों का गठन हुआ। उसे क्षेत्रीय सरकार को अपन राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि केंद्रीय सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया। यानी कि बेल्जियम ने क्या किया, अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया और केंद्र सरकार की जो शक्तियां थीं वो राज्य सरकारों को दे दी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या हुआ, एक नए सरकार का गठन हुआ, वहाँ पर भी एक नई सरकार बनी और वहाँ पर जो फ्रेंच भाषी लोग थे उन्होंने क्या किया, समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। देखो, केंद्रीय सरकार में जो डच भाषी लोग थे उन्होंने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, लेकिन ब्रुसेल्स में जो नई सरकार का गठन हुआ है वहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का जो परसेंटेज था वो 80% था। तो जब ब्रुसेल्स में जब नई सरकार का गठन होता है तो वहाँ पर फ्रेंच भाषी लोगों ने क्या किया, समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। लास्ट पॉइंट है कि जो तीसरे स्तर की सरकार यानी कि 3rd लेवल की जो गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं सामुदायिक सरकार, तो चौथे अमेंडमेंट में क्या हुआ, तीसरे स्तर की सरकार का गठन हुआ। ये तीसरे स्तर की जो सरकार थी यानी कि जो सामुदायिक सरकार है, यह किन लोगों के द्वारा चुनी जाती थी, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा चुनी जाती थी, चाहे वो भाषा बोलने वाले लोग चाहे डच भाषी हों, चाहे फ्रेंच भाषी हों या फिर जर्मन भाषी हों। तो इस प्रकार की सामुदायिक सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा ऐसे छोटे मोटे मसलों पर न्याय लेने का अधिकार था। तो विद्यार्थियों, बेल्जियम सरकार के द्वारा सन 1970 से लेकर 1993 तक जो अपने संविधान में 4 संशोधन किए, उन संशोधनों का बेल्जियम के जो लोग थे उनके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, क्या उन चीज़ों के परिणाम निकले, अब इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, जो बेल्जियम मॉडल था यानी कि जो बेल्जियम सरकार जो मॉडल अपना लेकर आई थी 4 संशोधनों के तहत, वह काफ़ी जटिल तो था, यानी कि कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बेहद सफल रहा। क्या रहा विद्यार्थियों, बेहद सफल रहा या सक्सेसफुल रहा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो गृह युद्ध की जो आशंकाएं, यानी कि जैसे श्रीलंका के लोग
आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वहाँ पर गृह युद्ध हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार बेल्जियम में गृह युद्ध नहीं हुए। यानी कि गृह युद्ध की आशंकाओं पर क्या लगा दिया गया, विराम लगा दिया गया। किसके द्वारा, इस बेल्जियम मॉडल के द्वारा। यानी कि बेल्जियम मॉडल के द्वारा क्या हुआ कि गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, और इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो गृह युद्ध की स्थिति अगर बनी रहती बेल्जियम के अंदर, तो क्या होता, जो बेल्जियम था वो भाषा के आधार पर कई टुकड़ों में बंट चुका होता। अगर गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती, अगर बेल्जियम मॉडल नहीं आता, यानी कि अगर बेल्जियम सरकार इस तरीके के काम नहीं करती, अपने संविधान में 4 संशोधन नहीं करती, तो गृह युद्ध की आशंका पर ना तो विराम लगता, और गृह युद्ध की स्थिति में क्या होता, भाषा के आधार पर जो बेल्जियम देश था वो कई हिस्सों में बंट जाता, कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यानी कि जो यूरोपीय देश थे, उन्होंने सभी ने एक साथ मिलकर, सभी एक साथ एकजुट होकर उन्होंने क्या किया, यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया। क्या किया विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बनाया, ब्रुसेल्स में बनाने का फैसला किया। तो विद्यार्थियों अभी आपने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक सरकार होती हैं, और दोनों ही सरकारें किस प्रकार सत्ता के बंटवारे की जो मांग है उसका अपने अपने तरीके से रास्ता निकालती हैं। यानी कि जो सत्ता के बंटवारे की जो मांग थी लोगों की, उसका अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान निकालती हैं। आपने देखा कि सन 1956 में जो श्रीलंका की जो सरकार होती है वो किस प्रकार श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ एक कानून लाती है, और सिंगली समुदाय के लोगों को एक महत्व देती है। सिंगली समुदाय के लोगों की जो सिंगली भाषा है उसको राजभाषा घोषित करती है, लेकिन श्रीलंकाई तमिलों की जो तमिल भाषा है उसको क्या करती है, दरकिनार करती है। इससे होता क्या है कि जो सिंगली समुदाय के लोग होते हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं आपके श्रीलंकाई तमिल। आपने देखा कि जो श्रीलंकाई तमिल थे उनको श्रीलंका की सरकार करती क्या है, प्राथमिकता कम देती है, यानी कि विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी सिंगली समुदाय को ज़्यादा देती है और श्रीलंकाई तमिलों को कम देती है। लेकिन अगर बात करें बेल्जियम सरकार की, तो बेल्जियम सरकार इस प्रकार का रास्ता नहीं अपनाती है, वह बेल्जियम मॉडल लेकर आती है, यानी कि अपने संविधान में सन 1970 से लेकर 1993 तक 4 संशोधन करती है। और संशोधन करने के पश्चात होता क्या है, इसका यह परिणाम निकलता है कि बेल्जियम में गृह युद्ध की जो आशंकाएं हैं उन पर विराम लगाया गया। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की, तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ, गृह युद्ध की स्थिति सन 2009 तक कायम बनी रही। बेल्जियम मॉडल के तहत और क्या हुआ कि जो यूरोपीय देश थे उन्होंने एक साथ आकर क्या किया, यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, और यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। बेल्जियम मॉडल के तहत बेल्जियम सरकार ने क्या किया, सबसे पहले जो क्षेत्रीय अंतर थे और जो सांस्कृतिक जो विविधताएं थी सबसे पहले उनको स्वीकार किया। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की, तो वहाँ पर सिंगली समुदाय के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, बाकी अन्य समुदाय के लोग जो कि श्रीलंकाई तमिल थे उनको सत्ता में न लाने का फैसला किया। यानी कि अपनी प्रभुत्व कायम करने के लिए वो क्या करते चले गए, श्रीलंकाई तमिलों को दरकिनार करते चले गए, उनके हितों की अनदेखी की और उनके साथ में क्या किया, भेदभाव किया। बेल्जियम सरकार को यह लगा कि बेल्जियम में लोगों के बीच एकता तभी संभव रह सकती है जब अलग अलग समाज के लोगों और क्षेत्रों की भावनाओं का क्या किया जाए, आदर किया जाए। लेकिन यह श्रीलंका में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार बेल्जियम और श्रीलंका जो अलग अलग देश हैं उन्होंने सत्ता के बंटवारे की मांग का अलग अलग तरीके से क्या किया, समाधान किया। तो मैं आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।